हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 5 अध्याय 5 कक्षा 9वीं गणित विषय का, जिसमें हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी विषय में आप जो पढ़ते हैं, जैसे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो या संस्कृत हो, गणित को छोड़ के बाकी सभी विषय में क्या करते हैं, पहले आप पाठ को पढ़ते हैं, है ना। पाठ को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद पीछे दी हुई प्रश्नावली या एक्सरसाइज को हल करते हैं, उसके प्रश्नों को हल करते हैं और पाठ के अंदर से एक्स्ट्रा प्रश्न भी बनाते हैं। ठीक है ना, यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो गणित में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, आप 100 में से 100 नंबर लाने का टारगेट रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी उसी स्तर से करनी पड़ेगी जिस प्रकार से अन्य विषयों में पाठ को पढ़ करके उसके बाद प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से गणित में भी प्रक्रिया का पालन कीजिए। पाठ में अध्याय शुरू होता है, वहां से लेकर के प्रश्नावली शुरू होती है, वहां तक बीच में जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए और उसके बाद में प्रश्नावली को हल कीजिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। जितने अंक आप लाना चाहते हैं उन अंकों तक आप अवश्य पहुंचेंगे। बस इस प्रक्रिया का पालन कीजिए। प्रश्नावली से पहले पार्ट में जो भी मैटर दिया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अधिकांश ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो वहीं से क्लियर हो जाते हैं आपके, और प्रश्नावली हल करने में भी आपको आसानी रहेगी और एक नहीं अनेक तरीकों से हल करके उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का पालन कीजिए। पहले आप उसमें दिए हुए सारे मैटर को पढ़िए, समझिए और उसके बाद जो है आप प्रश्नावली को हल कीजिए, प्रश्न उदाहरण हल कीजिए और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। प्रैक्टिस से बन जाएंगे एक्सपर्ट। प्रैक्टिस तब कीजिए जब आप उसको पहले पढ़ लें। ठीक है, शुरू करते हैं आज। प्रश्नावली 5.1 देखिएगा। एक ही प्रश्नावली है इस पूरे पाठ में, पूरी यूक्लिड के जो अभिग्रहित है उस पर आधारित है और यूक्लिड के अभिग्रहित और अभिधारणाओं पर आधारित है पूरी। चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आसानी से थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। पहले इसको पढ़ के उसके बाद प्रश्नावली देखिएगा। प्रश्न लिखा है पहला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के कारण लिखिए। पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से, ये आपका बिंदु है, एक पॉइंट है, इसमें लिखा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये संभव नहीं है। 1 2 3 4 5 6, हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। तो ये कथन आपका असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम पहले कथन के लिए असत्य लिखेंगे और कारण लिखेंगे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अतः कथन जो पहला कथन है वो आपका असत्य है। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरे कथन में लिखा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती है। देखो, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं हो सकती है, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है ना, ये तो हमने समझ लिया। किंतु दो बिंदुओं से, दो बिंदु दिख रहे, बिंदु, ये बिंदु एक, ये बिंदु दो बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं कैसे खींचेंगे भैया? एक रेखा हम खींचते हैं सीधी रेखा, तो ये एक बिंदु से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ही रेखा खींचेंगे। अब दूसरी खींचेंगे तो वो या तो दूसरे बिंदु पे मिल जाएगी नहीं, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो एक बिंदु से होकर केवल एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, किंतु दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। अतः ये दूसरा जो कथन है आपका कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये भी कथन आपका असत्य होगा। और इसका कारण होगा कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। समझ में आ गया? तीसरा देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यह आपका कथन हो गया सत्य, है ना। पहला आपका हो गया असत्य, दूसरा भी हो गया आपका असत्य और तीसरा हो गया आपका सत्य। तीसरा सत्य क्यों हो गया? क्योंकि एक शांत रेखा को अनंत तक, अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो यह सत्य है कि रेखा
जो होती है ये कहीं समाप्त नहीं होती, अनंत तक चली जाती है। ठीक है, इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, रेखा, किरण, रेखाखंड, इनमें अंतर समझ लीजिए तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। रेखा जो होती है वो दोनों तरफ इनफाइनेटली अनंत तक चली जाती है। किरण जो होती है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के एक दिशा में अनंत तक चली जाती है। और रेखाखंड जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाकर के स्टॉप हो जाता है। जैसे एक रेखा है, उसमें से हमने दो पॉइंट पर ऐसे काट लिए टुकड़े, ए और बी पॉइंट ले लिए, तो ए भी एक रेखा खंड हो गया। रेखा का एक भाग, टुकड़ा, खंड, खंड मतलब एक भाग, हिस्सा, टुकड़ा, रेखा खंड। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी रेखा, ये किरण और ये रेखा खंड। रेखा एक बिंदु, रेखा जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक चली जाती है। किरण जो होती है एक पॉइंट से, एक प्रॉपर किसी पॉइंट से स्टार्ट होकर के अनंत तक चली जाती है। और रेखा खंड जो होता है एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाता है, या रेखा का एक भाग या टुकड़ा होता है जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाँ, तो ये क्या था अपना, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो शांत रेखा जो होती है वो दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, कथन आपका सत्य है। चौथा देखिए, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं। ये भी आपका कथन सत्य है, क्यों है देख लीजिए। ये आपके दो वृत्त बराबर हैं। ठीक है, अब इन दो बराबर वृत्तों में हम क्या करेंगे कि केंद्र देख लेते हैं इसका। ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका केंद्र। ठीक है, ये केंद्र हो गया। इस केंद्र से प्रश्न में लिखा है दो वृत्त बराबर हैं, ये दोनों वृत्त हमने दो बराबर वृत्त बना लिए हैं, उनकी जो त्रिज्याएं होती है वो बराबर होती है। देखो त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या होगी इसकी, कहीं से भी माप लेंगे, यहाँ से केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या, समझ में आया, ये आपकी त्रिज्या। तो हमें ये बताना है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो निश्चित रूप से यदि दो वृत्त बराबर हैं तो वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या के आधार पर वृत्त बनता है। भाई हम प्रकार को खोलते हैं, तो आपका कंपास खोलते हैं आप, तो नोक को यहाँ टिकाते हैं और पेंसिल को जितना खोलते थे, जितने सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया होगा उसी नाप का एक वृत्त बनेगा। और यहाँ पर इसके बराबर का वृत्त बनाना है तो बराबर उसी नाप की आपको त्रिज्या लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली त्रिज्या इस वाली त्रिज्या की क्या होगी, बराबर होगी। तो ये कथन भी आपका हो गया सत्य। चौथा वाला जो कथन है आपका वो भी हो गया आपका सत्य। क्यों? क्योंकि वृत्त बराबर है तो सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर है पी क्यू के, आकृति दे रखी है, आकृति हम देख लेते हैं। ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू है एक्स वाई के बराबर, तो हमें बताना है कि ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है,
ये आपकी 3 लाइंस हो गई, ठीक है। ए बी पी क्यू एक्स वाई, ये 3 लाइन है। और प्रश्न में लिखा है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। और ये तो दिया है, ठीक है, ये दिया है, और सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो बराबर है एक्स वाई, ठीक है। देखिए यूक्लिड के अभिग्रहित में आपके पुस्तक के सारांश में 14 पॉइंट देखिए, यूक्लिड के अभिग्रहित दे रखे हैं, उसमें पहला ही पॉइंट आपका है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। यहां हम देख पा रहे हैं कि ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई के बराबर, मतलब पी क्यू ए बी के भी बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है। यदि पी क्यू ए बी और एक्स वाई दोनों के बराबर है तो अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है, ये दो वस्तुएं या दो रेखाएं या रेखाखंड, दो रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड के बराबर है। इससे आशय ये निकलेगा कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये अभिग्रहित के अनुसार, यूक्लिड अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इससे ए बी बराबर एक्स वाई हम लिख सकते हैं और ये सिद्ध भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप संबंध बना के भी कर सकते हैं, संबंध 1 और ये संबंध 2। संबंध 1 आपका है ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। फिर ए बी बराबर पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे हम, पी क्यू को रिप्लेस किससे कर देंगे, एक्स वाई से, तो यहाँ एक्स वाई लिख देंगे और यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला है समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं एक या एक से अधिक हो सकती, दो या दो से अधिक हो सकती है। वे रेखाएं जो अनंत तक एक दूसरे के समान अंतर पर चली जाए और एक दूसरे से कहीं भी न मिले। देखिए एक ये रेखा हमने बनाई और एक ये रेखा, ऐसे और भी बना सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि समांतर रेखाएं दो ही होगी, दो या दो से अधिक भी रेखाएं हो सकती है, किंतु विशेषता ये होती है कि इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो गैप है वो इनफाइनेटली अनंत तक कितना ही दूरी तक चले जाए, इनके बीच का जो अंतर है ये कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। इनके बीच की जो गैप है, इनके बीच का जो अंतर है वो अनंत तक जो है यही रहेगा, यही डिस्टेंस इनमें मेंटेन रहेगी। ये एक दूसरे से कभी भी कहीं भी मिलेगी नहीं। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समझ में आया?
समांतर रेखाएं, रेखाओं को इस प्रकार से तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये जो है अनंत तक बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, समांतर रेखा समझ में आ गया। जिनके बीच का जो अंतर है वो समान रहता है हर स्थान पर, कहीं भी कितनी ही दूरी तक अनंत तक हम चले जाएं फिर भी इनके बीच का जो अंतर है वो समान रहेगा। यहाँ जितना है उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। इनके बीच का जो गैप है वो कभी भी बढ़े या घटेगा नहीं। अगर मान लो अंतर कम होता जा रहा है, मान लो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, अंतर इनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं ये जाकर के एक दूसरे से मिल जाएगी इस प्रकार से। तो ये समांतर रेखाएं नहीं है, किंतु इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। ये अनंत तक कितनी ही खींच दी जाए, लंबे कितनी ही लंबी इनको बढ़ा दिया जाए, ये कहीं भी नहीं मिलेगी। इनके बीच का अंतर वो समान रहेगा, इसलिए इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, समान अंतर, समान अंतर, समांतर। समझ में आ गया सबको? समांतर मतलब इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच की जो गैप है वो समांतर है। ठीक है, गैप बराबर है तो हो गया समांतर। अगला देखिए, लंब रेखाएं। दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखा दो रेखाएं जिनके बीच परस्पर बनने वाला कोण समकोण हो। कितने डिग्री का हो? समकोण। मान लो एक AB रेखा है और एक PQ है। इनके बीच जो कोण बनेगा, यदि वो समकोण है, 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा है तो आप मान के चलिए कि ये एक दूसरे पर क्या है? लंब है। लंब है। लंब रेखाएं वे होती है जो एक दूसरे पर समकोण अंतरित करती हैं, वो लंब रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे AB लंब है PQ पर, या PQ लंब है AB पर। ये लिखने का तरीका है, लंब को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल वाला। ठीक, और पिछले सवाल में हमने समांतर देखा था, तो AB समानांतर PQ या PQ समानांतर RS। समानांतर सिंबल ही होता है, इस प्रकार से समानांतर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपका रेखाखंड। रेखाखंड, ठीक है ना। तो रेखाखंड में क्या करेंगे? रेखा का एक भाग या टुकड़ा, है ना, रेखाखंड। रेखाखंड को देखिए, रेखा का एक भाग या टुकड़ा, जैसे ये आपकी सीधी चली जा रही है अनंत तक, इसमें हमने दो पॉइंट बना दिए, ए पॉइंट यहाँ बना दिया और एक बी पॉइंट यहाँ बना दिया। ए से बीच की जो डिस्टेंस है, ए से स्टार्ट होकर बी तक चलने वाली जो दूरी है, यह कहलाएगा एक रेखाखंड। क्या कहलाएगा? रेखाखंड। और इसकी माप जो है वो एक निश्चित माप होगी। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही ए बी की माप होगी। ठीक है, तो ये रेखाखंड कहलाता है। रेखा का एक भाग या रेखा का एक टुकड़ा या रेखा का एक खंड। खंड का मतलब होता है भाग या टुकड़ा। भाग पब्लिक हिस्सा, पब्लिक टुकड़ा। समझ में आया? चलिए अगला देखिए, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या वृत्त जो होता है ये वृत्त है, मान लो आपका, ठीक है ना, ये एक वृत्त है। तो अब वृत्त में केंद्र से ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होगी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, सीधी दूरी, ये केंद्र है। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होगी, यहां से इस पॉइंट से, ये ओ मान लेते हैं और ये
परिधि के ऊपर बिंदु ए मान लेते हैं। ये दूरी यही मापेंगे जरूरी नहीं है, आप यहाँ माप सकते हैं, यहाँ माप सकते हैं, यहाँ आप कहीं भी पूरे वृत्त में कहीं भी माप लीजिए, ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी और यह कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसको हम त्रिज्या r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए ये, इसको अगर हम यहां से बढ़ा दें पूरा, तो ये पूरा हो जाएगा, एक त्रिज्या इधर केंद्र से, एक त्रिज्या इधर होगी, एक त्रिज्या इधर, और दोनों त्रिज्याएं मिलाते हैं तो r प्लस आर बराबर हो जाता है d। ये कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। ये है r, क्या है? त्रिज्या है, r है त्रिज्या, और d जो है r प्लस आर मतलब 2r बराबर d। मतलब व्यास जो होता है वो दो त्रिज्याओं के बराबर होता है, या यूं भी कह सकते हैं r बराबर d बटे 2 का इधर भाग लगा देते हैं, तो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ये पूरा व्यास है आपका, ये बी पॉइंट आपका, ये ए पॉइंट आपका, और ये वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। ठीक है। परिधि पर एक पॉइंट ए है, परिधि पर दूसरा पॉइंट बी है, और एक वृत्त का केंद्र है बीचों बीच। तो ओ से ए की जो दूरी है वो भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ से बी की जो दूरी है वो भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, मतलब ए बी जो है वो दो त्रिज्याओं के बराबर है, और दोनों त्रिज्याओं को मिला दिया तो ए बी जो हो गया वृत्त का व्यास हो गया है। अतः दो त्रिज्याओं के बराबर वृत्त का व्यास होता है, या एक त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका वर्ग। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती है, चतुर्भुज जैसा होता है। ठीक है। और लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। ये देखो, ए बी सी डी, चार इसके कॉर्नर हो गए, जिसमें ए बी की जितनी दूरी है ये ए है, तो ये भी ए है ना, और ये भी ए है, ये भी आपका ए है। तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? भुजाओं की लंबाई समान, तथा प्रत्येक जो कोण होता है वो समकोण होता है। प्रत्येक जो कोण होता है वो क्या होता है? तथा प्रत्येक कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री बनाता है, समकोण होता है। समझ में आया? और इसकी एक विशेषता होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं आपस में। विकर्ण भी क्या होते हैं? विकर्ण भी बराबर। और एक विशेषता ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर होते हैं, तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ग की विशेषता है। वर्ग की विशेषता क्या है? चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित का मतलब यहाँ ओ मान लो सेंटर हो गया, तो ओ ए और ओ सी बराबर होगा, ओ बी और ओ डी बराबर होगा, तथा इनके बीच का जो कोण है ए सी और बी डी, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इनको क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट पर ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, या लंब होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया वर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। तीसरे में, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला देखिए,
दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दो बिंदु ए और बी दे रखे हैं, एक बिंदु ए यहां पर, ठीक है, और एक बिंदु यहां पर बी दे रखा है, ये बी बिंदु। इसके सेकंड के लिए भी अपन प्लॉट लगा लेते हैं, ए और सी पर हम बना लेते हैं ये बी, ठीक है। एक बिंदु इनके बीच में सी दे रखा है, बीच में कहीं भी हो सकता है, बीच सेंटर में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, और यहां पर हो सकता है सी, ठीक है। सी अब देखिए पहला जो दिया है तीसरे का पहला, फर्स्ट, और इसके लिए कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है, ठीक है। ए और बी के बीच में स्थित है, ये बना दिया। देखो ए और बी के बीच में स्थित है सी, ठीक। अगला देते हैं, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है, दूसरे वाले को देखिए, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तीन बिंदु ऐसे विद्यमान है कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। यहां हम ए और बी को मिलाते हैं, मान लो ये देखो, तो ये सी थोड़ा सा इस रेखा से अलग हो गया, एक रेखा पर विद्यमान नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि क्या ये अभिधारणाएं, तो पहली बात तो ये पूछ रहा है कि क्या कोई अपरिभाषित शब्द है, तो हाँ ऐसे बहुत सारे अपरिभाषित शब्द इसमें हैं। अच्छा एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि ये सारांश में जो पहला बिंदु है आपका उसको देखिए, यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया है परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। और हम ये पाठ में जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितनी भी बातें हैं इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं, ठीक है। तो इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें बहुत अनेक शब्द जो हैं अपरिभाषित हैं, और इन अपरिभाषित शब्दों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए यूक्लिड की के विकृत 5.1 में देखिए, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, पर तीसरा बिंदु उस पर ही होगा ऐसा अनिवार्य नहीं है, उस पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये पहले के हिसाब से है, रेखा पर है, और दूसरे के हिसाब से रेखा पर नहीं है। चूंकि ये कह सकते हैं हम कि ये अभिकृत यूक्लिड की अभिकृतों का अनुसरण तो नहीं करते हैं, फिर भी ये अभिकृत 5.1 का अनुसरण करते हैं। 5.1 का अनुसरण यूं करते हैं कि दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, तो दो बिंदुओं से अद्वितीय रेखा हम खींच सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बिंदुओं से भी अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ये दोनों बिंदुओं से भी अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, किंतु ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है, जब तक कि उसमें स्पष्ट ना किया गया हो। चलिए आगे देखते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर है BC के, दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा स्थित है ये A और ये B आपका है, और उनके बीच में C बिंदु है, जहां एक आ गया है कि AC जो है वो बराबर है BC के, AC बराबर है BC के, ठीक है।
तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। तो सिद्ध करना है, ये तो दिया है हो गया आपका, ये तो दिया है हो गया, और AC बराबर 1/2 AB, मतलब AC जो है वो AB का आधा है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है AC बराबर है BC के, ठीक है, क्योंकि इसको यूं लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये पूरा AB है, AC जो है बीच सेंटर में है, लिखा है कि AC बराबर है, AC जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर, AC BC के बराबर है, मतलब C जो है वो सेंटर में है, A और B के सेंटर में C है। तो हम ये कह सकते हैं, पहले तो चलो सेंटर में नहीं भी है, मान लो कहीं एक ऐसा है, ये एक रेखाखंड है, ये A है, ये B है और C यहाँ पर है, ठीक है, C यहाँ पर है, उस स्थिति में भी हम ये कह सकते हैं कि AC प्लस BC दोनों मिलाकर के AB के बराबर होंगे, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे कि AC प्लस BC बराबर मिला के है AB, AC और BC को मिला के, AC प्लस BC दोनों मिला करके AB के बराबर है। ठीक है, AC प्लस BC, BC को मैं रिप्लेस कर दूंगा, BC को किससे रिप्लेस कर दूंगा, BC किसके इक्वल है भैया, AC के इक्वल है, तो BC की जगह हम लिख देंगे AC और बराबर बाकी जैसा था वैसे ही। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि AC बराबर है BC के, इसलिए हमने BC को AC से रिप्लेस कर दिया। अब AC प्लस AC हो गया आपका 2AC, ठीक है, 2AC बराबर हो गया AB। अब दो का इधर हम भाग लगा देते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 1/2 AB या AB/2, एक ही बात, यही सिद्ध करना था, यही ठीक है, यही सिद्ध करना था। ये यूक्लिड के अभिगृहित में दिए हुए हैं, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देखिए यहां पर एक सी मध्य बिंदु है, इसी में शो कर लो, AB का एक मध्य बिंदु C है और हमें दर्शाना है कि एक ही मध्य बिंदु होता है। प्रश्न 4 में ही सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये सिद्ध करना है कि एक, चलो एक थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसके एक और मध्य बिंदु है D, जो यहाँ है, D को भी इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं। अगर एक नहीं दो होते तो एक D और हो जाता है ना। उस स्थिति में क्या होता, यदि CAB का मध्य बिंदु है, CAB का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो AC बराबर BC होगा, AC बराबर BC होगा, होगा कि नहीं होगा, तो AC जो है वो 1/2 AB होगा, प्रश्न क्रमांक 4 में हमने सिद्ध किया, ठीक है। और यदि BAB का मध्य बिंदु है, BAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो AD बराबर होगा BD के,
भाई अगर मध्य बिंदु डी है तो फिर एडी और बीडी बराबर होंगे, ठीक है। और एडी जो होगा वो एडी जो होगा वो 1/2 AB होगा, होगा कि नहीं होगा। ये आपका संबंध 1, ये आपका संबंध 2। संबंध 1 वह संबंध 2 से तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो AB के आधे के बराबर AC है और AB के आधे के बराबर ही AD है, यानी कि AC और AD दोनों AB का आधा है, तो AC बराबर होगा AD के। AC किसके बराबर होगा? AD के। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि D पॉइंट कहीं अलग जगह पर नहीं है, D पॉइंट कहीं अलग जगह पर नहीं है। और D पॉइंट कहाँ है? D पॉइंट भी इसी पर स्थित है, C पर ही स्थित है। मतलब एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। एक रेखा का केवल एक रेखाखंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। रेखाखंड के 2 मध्य बिंदु नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते, ये क्लियर हो जाता है। अतः क्या निष्कर्ष निकला? एक रेखाखंड का एक और केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6। इसमें आपके पास एक AB रेखाखंड है, AD रेखाखंड है, AD रेखाखंड है और B और C दो उसके बीच में पॉइंट है। एक AD रेखाखंड है और एक B और C उसके बीच में कहीं पर पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें लिखा है कि यदि AC बराबर है BD के, AC किसके बराबर है? BD के बराबर है। किसके बराबर है? BD। AC बराबर है BD के, ये दिया है। क्या दिया है? AC बराबर है BD के, ठीक है। और सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD। AB बराबर CD हमें सिद्ध करना है। देखिए, चूंकि ध्यान से देखो, चूंकि AC बराबर BD ऐसा तो लिखा है, सवाल में दिया है, दिया ना कि AC जो है वो BD के बराबर है। और इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या दिख रहे हैं? कॉमन दिख रहा है BC। अगर हम AC में से BC घटा देंगे तो AB बच जाएगा, और BD में से भी BC माइनस कर देंगे तो CD बच जाएगा। तो AB बराबर CD, यही सिद्ध करना है। तो AC बराबर BD है, दोनों पक्षों से BC घटाने पर, घटा दीजिए, घटा देते हैं। AC माइनस BC और BD माइनस BC। देखो, AC में से BC घटा, AC में से BC को घटा दिया तो AB बचेगा। क्या बचेगा? AB बचेगा। और BD में से BC घटा, BD में से BC घटा देंगे तो CD बचेगा। यही बचेगा,
सी डी बचेगा। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। हो गया, ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 7। यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? और आगे हिंट भी दिया है, ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है क्योंकि इस संसार के किसी भी हिस्से में किसी भी वस्तु के लिए यह अभिगृहित सत्य होता है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। ठीक है, संसार में कहीं भी हम चले जाते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो भी यह अभिगृहित जो है वहां पर किसी भी वस्तु के लिए सत्य होगा, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना गया है। ठीक है।